सभी को नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान माननीय कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर SP शाही जी, माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया, मुख्य वक्ता प्रोफेसर पंकज कुमार जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर TR केम जी, प्रोफेसर संजय कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण भारत से आए हमारे विषय विशेषज्ञ श्रोतागण, हमारे फैकल्टीज, हमारे डीन्स, हेड्स और पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज उस हस्ती का जन्म दिवस है जिसको हम हमारे संविधान के एक तरह से जनक के रूप में देखते हैं, जिन्होंने हमारा संविधान निर्मित किया, न केवल संविधान निर्मित किया बल्कि हमारे देश को आज़ाद होने के पश्चात एक नई दिशा प्रदान की। यह संगोष्ठी जो हमने रखी है, हमारे माननीय कुलपति जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें जो है संगोष्ठी की जनरली सामान्यतया हम हर वर्ष बाबा साहब के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते ही हैं, लेकिन इस बार कुलपति जी ने कहा कि कुछ अच्छा और इस तरह का थॉट प्रोवोकिंग, जिससे कि बाबा साहब के जो थॉट्स हैं उन थॉट्स पर जो है विचार विमर्श किया जा सके और जो नए कई आयाम में बाबा साहब के चिंतन के वो चिंतन सामने आ सके, इसके लिए एक संगोष्ठी का आयोजन इस तरह से किया जाए। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर जो विषय का निर्धारण हो रहा था, तो संविधान से महत्वपूर्ण जो है कोई संबोधन उनके लिए नहीं हो सकता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत से महत्वपूर्ण उनके लिए कोई संबोधन नहीं हो सकता। तो ये विषय निर्धारित किया गया कि बाबा साहब एक संविधानविद है, साथ ही साथ भारत में सामाजिक न्याय के अग्र प्रणेता हैं, तो ये विषय रखा जाए। और इस विषय को रखते हुए इसके बाद जब हमने शुरुआत की माननीय कुलपति जी के एक तरह से कहने पर हमने इसकी शुरुआत की और उस पर रेस्पॉन्स जो आया, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स हमारे सामने आया और सभी इस विषय को चूँकि प्रस्तुत करना चाहते थे और उस विषय में हमने जो थीम्स रखे उसमें बाबा साहब की जो राष्ट्रीय नेतृत्व के एक तरह से आप कह सकते हैं कि विषय थे। सामान्यतः बाबा साहब को या भीमराव अम्बेडकर को एक विशेष चिंतन के जरिए कई बार देखा जाता है, लेकिन जब उनके चिंतन पर हम बात करते हैं तो उनका चिंतन बहुमुखी है। उन्होंने जिस तरह से संविधान में अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है, संविधान में जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मूल अधिकार के प्रावधान हो या जो नीति निर्देशक तत्व या जो दूसरे प्रावधान हो, जिस तरह से उन्होंने अपने कानूनी विशेषज्ञता का वहाँ पर एक तरह से परिचय दिया और उसके साथ जिस तरह से सामाजिक न्याय के लिए वो काम करते रहे और महिलाओं के अधिकार की बात हो, वंचित वर्गों के अधिकार की बात हो या अन्य जो बातें हो, साथ ही जो इकोनॉमी के क्षेत्र में उनका जो चिंतन हो उसके प्रति उनका योगदान हो, तो इन सब विषयों को समाहित करते हुए इस संगोष्ठी का विचार किया गया और इस पर जो है जबरदस्त रेस्पॉन्स हमको आया। लगभग 250 के करीब इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास आया जो कि अपना पत्र प्रस्तुत करना चाहते थे और उनमें से हमने कोशिश की कि मौका हम दे सकें। हमने इसीलिए इस संगोष्ठी का जो आयोजन किया वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में किया है। हमारे कुछ सत्र जो है फिजिकल रूप से, ऑफलाइन रूप से यहीं सभागार में संचालित किए जाएंगे, साथ ही कुछ सत्र पैरेलली जो है ऑनलाइन जो है संचालित किए जाएंगे। तो ये जो संगोष्ठी है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए उतना रेस्पॉन्स आते हुए हमें यह आशा है कि इनके बाबा साहब के जो थॉट्स हैं उनके डाइवर्स जो आयाम निकल कर आएंगे और कुछ इसका जो रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है हमको प्राप्त होगा एक लेखन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। तो आज का जो संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी में भाग लेने को हमारे बीच जो है आप देख रहे हैं गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हमारे अकेडमी या हमारे बीच उपलब्ध है। हमारे माननीय कुलपति जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ सर कि आपने हमें समय दिया यहाँ पर। सबके पास और समय में से कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाए तो हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। साथ ही प्रोफेसर SP शाही जी, आप बोधगया मगध विश्वविद्यालय में कुलपति हैं और आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जब माननीय कुलपति होते हैं उनका समय किस तरह का महत्वपूर्ण होता है। पिछली बार भी हमारे पास समय था लेकिन कुछ कारण रहे, लेकिन इस बार आपने हमें समय दिया, आप हमारे बीच आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे संगोष्ठी में। आशा है आगे भी जो है निरंतर आपको संपर्क बना रहेगा, आगे और विषयों पर जो है बातचीत होगी।
हमारे बीच प्रोफेसर पंकज कुमार हैं। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान में, और आप राजनीति विज्ञान के प्रख्यात हस्ताक्षर हैं पूरे देश में, विदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ बैठे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी पूर्व में भी हमारे साथ जुड़े थे और सभी मेरे ख्याल से परिचित होंगे, जानी मानी हस्ती हैं। आप जब शाम को टेलीविजन नेटवर्क खोलते होंगे तो वहाँ पर आपको सर दिखाई देते होंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। प्रोफेसर PR के जी हमारे साथ बैठे हैं। आप भी पूर्व कुलपति और UGC में सेक्रेटरी रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच प्रोफेसर कुसुम दत्त सिंह जी हैं, हमारे संगोष्ठी के सह आयोजक और साथ साथ जो है डीन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और हमारे जो चीफ प्रोक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे सामने फ्रंट लाइन में हमारे जो डीन्स बैठे हैं, हेड्स बैठे हैं, प्रोफेसर निशिकांत कोहली जो हैदराबाद मानव यूनिवर्सिटी से पधारे हैं, प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार जी जिनका निरंतर हमको साथ मिलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। प्रोफेसर अभिषेक कर्माकर जी हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर जनक सिंह जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात हैदराबाद गुजरात से हमारे बीच पधारे हैं। हमारे जो डीन्स हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार चौधरी जी जो हमारे आयोजक समिति में भी हैं, प्रोफेसर राजेंद्र बड़गुजर जी वो भी हमारे आयोजन समिति में, आपका भी स्वागत। प्रोफेसर शिरीष मिश्रा डीन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। साथ ही हमारे बीच विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सभागार में, आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही विभिन्न फैकल्टी मेंबर्स और जो हमारे बीच सहभागी पधारे हैं बाहर से, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से और हमारे विश्वविद्यालय से, उन सभी सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि संगोष्ठी के माध्यम से कुछ न कुछ जो है नए आयाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर निकल कर आएंगे और उन पर हम एक रिपोर्ट इस तरह की कंपाइल कर पाएंगे जिससे कि उनको एक नई दिशा और नई हाइपोथेसिस बनाने में आपको सहयोग मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद महोदय। मैं प्रोफेसर महावर जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस संगोष्ठी के विषय पर जानकारी दी और आयोजन का शुभारंभ किया। इसके बाद मैं अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि संगोष्ठी की स्मारिका का विमोचन करें। इस स्मारिका में 200 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट छपे हैं। शिक्षाविदों ने अपने विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर प्रस्तुत किए हैं। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि इस स्मारिका का विमोचन करें। महोदय आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर संजय कुमार जी, सह निदेशक CSDS नई दिल्ली, जो हमें अपने विचारों से संगोष्ठी को और समृद्ध करेंगे। महोदय आपका स्वागत है, आप आमंत्रित। मंच पर आसीन सभी डिग्नेटरीज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर विशेष अभिनंदन दो कुलपति, उपकुलपति, वाइस चांसलर महोदय बैठे हैं, SP शाही जी एंड संजय श्रीवास्तव जी, उनका खास अभिनंदन मेरे द्वारा। सबसे पहले इस सेमिनार के लिए मुझे बुलाने के लिए यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस विषय पर भी मैं अपनी बात रख सकूं। सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र भी किया जा रहा था कि हर साल 14 अप्रैल को किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ और कई अलग यूनिवर्सिटीज में भी आयोजन होता है, लेकिन ये आयोजन क्यों? और इसी बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्या सेरेमोनियल है कि अच्छा 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो कुछ ना कुछ करना है,
मुझे लगता है कि ये संदर्भ नहीं है, और संदर्भ ये है कि, और जो बड़ी बात है जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्या आज भी भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे आज के ज़माने में आज भी वो उतने ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले हुआ करते थे, या आज बदलते हुए परिवेश में शायद उनके विचार आज के परिवेश में उतने प्रभावी नहीं है, काफ़ी कुछ समाज बदला हुआ, क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि कस्टमरी नहीं है कि 14 अप्रैल को आपको कुछ करना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के एक तरह से उनके सम्मान में। आज के संदर्भ को देखते हुए मुझे लगता है कि जितना रेलेवेंस डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का पहले था, आज भी लगभग रेलेवेंस उनका उतना ही है। उनके अगर आप विचारों को अलग अलग तमाम तरह के विचार हैं उसको अगर आप देखेंगे तो रेलेवेंस आज भी उतना ही है। और इन सेमिनार, इस तरह के कॉन्फ्रेंस को करते हुए उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। हम सब विद्यार्थियों को, हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि 70-75 साल आज़ादी के हो गए, इसके बाद भी क्या उनके जो विचार थे आज के कंटेक्स्ट में कितना प्रभावी हैं। मुझे लगता है 3 कारण है, मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण मुझे लगता है कि ये द रेलेवेंस ऑफ अम्बेडकर, आज भी उनका रेलेवेंस उतना ही है जितना हमने पहले देखा था। और वो 3 कारण क्या है? हम सबको पता है कि आज़ादी के तुरंत बाद आरक्षण का प्रावधान हुआ, रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ, और तमाम चीज़ों में, चाहे सरकारी नौकरियों की बात करें, स्कूल कॉलेज, तमाम चीज़ों में रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ। और तमाम तरह के डिबेट है आज कि अब रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। तमाम 75 साल हो गए रिजर्वेशन करते हुए, और आज जो बहुजन समुदाय के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपको तमाम पदों पर दिखाई पड़ेंगे। तो इसी के लिए रेलेवेंस नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये सारी डिबेट है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रेलेवेंस आज भी उतना ही है, उनके विचारों का रेलेवेंस आज भी उतना ही है जितना पहले था। और उसके 3 बड़े कारण, पहला, डिस्पाइट रिजर्वेशन के प्रोविजंस, डिस्पाइट प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन, तमाम 75 साल रिजर्वेशन के प्रोविजंस के बाद भी अगर आप देखेंगे तमाम बड़े पदों की बात करें तो ठीक है, आपको दिखाई पड़ेंगे लोग जहाँ पर अच्छे पदों पर एक आध गिने चुने लोग बहुजन समाज के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी भी जो उनका रिप्रेजेंटेशन है बड़े पदों पर के हैं, जो पावर ऑफ पोजीशन है, वहाँ पर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो नैरेटिव है कि नहीं उनकी स्थिति बहुत बदल गई है और इसके कारण आज रेलेवेंस नहीं है, मैं उस बात को काटता हूँ। और उसके कारण पहली बड़ी बात यही है कि आज भी रेलेवेंस उतना ही है उनका जितना पहले था, क्योंकि रिजर्वेशन के प्रोविजंस के बावजूद जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाई नहीं पड़ता। जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उसको मैं आगे विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालूंगा। दूसरा, डीप सेंस ऑफ प्रिजुडिस, जो प्रिजुडिस की जो धारणा है, प्रिजुडिस क्या होता है? प्रिजुडिस है किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग के बारे में एक धारणा बनाना। वो धारणा आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव धारणा, जितनी पहले हुआ करती थी। डिस्पाइट इकोनॉमिक अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन प्रिजुडिस जो है और बहुजन समाज के लोगों के बारे में जो प्रिजुडिस है आज भी लगभग उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। इसी के लिए मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर का रेलेवेंस आज भी उतना ही है जितना पहले था। और तीसरी बात, कास्ट असर्शन की जब हम बात करते हैं तो कास्ट असर्शन जो है आज भी हमें उतना ही दिखाई पड़ता है जितना पहले था। थोड़ा बदलाव है, वो बदलाव क्या है? पहले असर्शन किसी एक खास कास्ट के द्वारा और खासकर डोमिनेंट कास्ट के द्वारा दिखाई पड़ता था। आज वो असर्शन आपको बहुजन समाज के लोगों के द्वारा भी दिखाई पड़ता है। ये 3 कारणों के कारण मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का रेलेवेंस जितना हमें 70 साल 75 साल पहले दिखाई पड़ता था आज भी उतना ही रेलेवेंस है। और इसी के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के संगोष्ठी, कार्यक्रम, विचार विमर्श, सेमिनार, इसको जो भी नाम दे दें अंग्रेजी हिंदी में, इसकी ज़रूरत है, विचार विमर्श की ज़रूरत है। और इसी के लिए मैं यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, कुलपति महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद कि इन्होंने इस बार कहा यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स को, अपने सहयोगियों को कि कार्यक्रम कुछ खास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के थ्रू
ये जो विचार विमर्श है ये आगे तक जाएगा। हमने अपनी 3 बातें कही कि 3 कारणों से मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का रेलेवेंस आज भी उतना ही है जितना पहले था। पहले मैंने कहा कि उनका जो प्रतिनिधित्व है समाज जो ऊंचे पदों पर, उनमें हिस्सेदारी आज भी कम है। इसके तमाम आंकड़े आपको मिलेंगे। इस बात को मैं 2-3 मिनट में आगे बढ़ाऊंगा, आपको इसके तमाम आंकड़े मिलेंगे। लेकिन अगर मैं एक आंकड़ा पेश करूं, बहुत साधारण सा आंकड़ा, जैसे मैं कह रहा हूं, इस पर मैं बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा हूं, उस पर विस्तार रूप से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तमाम आंकड़े हैं और ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, इसको डिस्प्यूट करना थोड़ा मुश्किल है। और आने वाले आज और कल में जो तमाम सत्र हैं उसमें इन आंकड़ों की काफ़ी चर्चा होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। वो आंकड़ा क्या है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? 2018 से अगर आप देखें, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, 715 हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति हुई है और लगभग 80% जजेस सिर्फ एक समुदाय से हैं, अपर कास्ट से हैं। तो डिस्पाइट प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि लोगों को लगता है, ये नैरेटिव है कि नहीं रिजर्वेशन तो 70 साल से चल रहा है, 80 साल से चल रहा है, अब जरूरत क्या है? और जैसा मैंने कहा कि जरूरत है, क्योंकि ऊंचे पदों पर आज भी आपको मार्जिनलाइजेशन दिखाई पड़ता है और उसका एक हमने आपको उदाहरण दिया। तमाम ऐसे उदाहरण आज और कल मुझे लगता है आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जो तमाम शोधार्थी अपने अपने पत्र पेश करेंगे, पेपर पेश करेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, तमाम खबरें आती हैं और ये खबरें कोई झूठी खबरें नहीं है, अखबारों में छपी होती हैं और तमाम आंकड़े लिए जाते हैं आरटीआई और उसके थ्रू। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जो बड़े पद हैं, और बड़े पद की मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब की वैकेंसीज में अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे पद जो रिजर्व कैटेगरी को जानी चाहिए, बहुजन समुदाय के लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के पद है, तमाम पद खाली हैं, बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इसी के लिए जरूरी है कि रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एडवोकेट किया शुरू से ही, उसकी जरूरत है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि डिस्पाइट प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन आज भी उनकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए, तमाम आंकड़ों का जिक्र होता रहता है। मैंने तो एक उसकी झलक दी, जैसे फिल्म का एक टेलर है, आप तमाम पूरी 3 घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको अलग अलग हिस्सों में यही कुछ दिखाई पड़ेगा जो आपको 1-2 मिनट के ट्रेलर में दिखाई पड़ा, चाहे वो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियों की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नियुक्तियों की बात हो। दूसरा, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग कारण है, जो मैं कहता हूँ सेंस ऑफ कास्ट प्रेजुडिस की जो बात है, जो किसी कास्ट के समुदाय के बारे में जो धारणा होती है, और वो मेरे लिए लगता है ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इसके कुछ उदाहरण मैं अभी पेश करूंगा और इसके जो बड़े आंकड़े हैं, जब एक और सत्र है जिसमें मुझे बोलना है उसमें मैं पेश करूंगा। अभी समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी कुछ बातें कह रहा हूँ। कास्ट प्रेजुडिस की बात की एक अब धारणा बनी हुई है। आईआईटी मुंबई में जब रिक्रूटमेंट होती है, जब उसको कहते हैं ना कैंपस सिलेक्शन, तो कैंपस सिलेक्शन में जब स्टूडेंट्स जो वहाँ पास आउट हो रहे हैं, उसके जब आंकड़े दिए जाते हैं तमाम बड़ी कंपनियों को और तमाम पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन है? बड़ी सरकारी संस्थाएं, उसमें जाति का भी जिक्र किया जाता था। और ये पता चला कि जाति का जिक्र करते ही जो रिक्रूट करने वाले जो बड़े अधिकारी आते थे वहाँ पे कैंपस इंटरव्यूज के लिए, वो देखने को मिला कि उनमें खास धारणा बन जाती थी और बहुजन समुदाय के लोगों को अगर बराबरी का एक अपर कास्ट का कोई कैंडिडेट है, बहुजन समुदाय के कैंडिडेट, तो एक अवधारणा बन जाती थी और उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता था। और ये सब रिपोर्टेड आइटम, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। इसके बाद 2025 में इसी साल इस सिस्टम को बंद किया गया, जब इसके एविडेंसेस मिले कि भाई ऐसा हो रहा है कि सिर्फ जाति को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेक्शन में थोड़ा भेदभाव किया जा रहा है, और ये कास्ट प्रेजुडिस का एक उदाहरण है। ऐसे और कई उदाहरण हैं, कुछ और उदाहरणों का मैं जिक्र करूंगा। अभी हाल ही में कर्नाटका के एक एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया कर्नाटका में, क्योंकि उनके स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे जो बहुत डीप रूटेड कास्ट प्रेजुडिस की ओर इशारा कर रहे थे, और वहाँ उनके खिलाफ एक एफआईआर हुआ। इसकी डिटेल्स आपको लिंक्स है, सारे लिंक्स मैं शेयर कर सकता हूँ कि कहाँ ये सब चीज़ें आई हैं। आईआईएम बैंगलोर के डायरेक्टर और 7 प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ
वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि उन्होंने एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो दलित समुदाय के थे उनके साथ भेदभाव किया और उनके साथ जिसको कहते हैं इंटिमिडेट करने की शिकायत है। तो ये सब कास्ट प्रेजुडिस के तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मुझे लगता है कि जो रेलेवेंस है आज भी अंबेडकर का उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि प्रेजुडिसेस खत्म नहीं हुए हैं। 70 साल रिजर्वेशन के प्रोविजंस के बाद भी समाज में तमाम शैक्षणिक जो स्थिति है वो बढ़ गई है, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हुए हैं, लेकिन ये जो प्रेजुडिस है वो खत्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगर प्रेजुडिस के बारे में मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ बात को और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की कुछ बात करूँ, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मतलब मुझे लगता है जब मैं दिल्ली आया 85 में, और कई सालों तक मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था। आपके पास पड़ोस आप हॉस्टल्स में रहते थे, आसपास में रहने वाले लड़कों ने कभी जाति का, कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है पिछले 10-15 सालों में मैं देखता हूँ, किसी भी आप मिडिल क्लास सोसाइटी में रहें जाएं, तो आपके नेबर आपसे पूछते हैं सवाल पूछते हैं कि आप क्या हैं। तो ये कास्ट एसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या हैं, आप कौन हैं। और जब आपको उनको बहुत सीधा जवाब नहीं मिलता, और ये मेरे सरनेम जो है कुमार, उस पर थोड़ा और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उनकी कि आप हैं कौन, आप हैं क्या। तो ये भी एक प्रेजुडिस का है कि आप क्या है वो जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। जब आप अपना फ्लैट रेंट कर रहे हो, मैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना कोई आपका मकान है, आप एक फ्लैट है, रेंट करें, तो आपके जो दूसरे पड़ोसी हैं जो वहाँ रह रहे होते हैं, और ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे आप उसको जितनी बड़ी थ्योरी बनानी हो बनाएं। लोग बोलते हैं कि अच्छा आप अपना मकान रेंट पे लगा रहे हैं, हाँ रेंट, तो अब अच्छे आदमी को देना मकान, तो अच्छे आदमी हैं कौन। तो कहते हैं, मैंने पूछा अच्छे आदमी हैं कौन, कहते नहीं मतलब ऐसे वैसे आदमी को मत देना। अच्छा आदमी कौन है और ऐसा वैसा आदमी कौन है, आप इसका अर्थ स्वयं लगा लें कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि वो जो बोलने वाले हैं वो अपने आप को अच्छे आदमी मानते हैं क्योंकि वो एक खास समुदाय से हैं। तो बहुत स्पष्ट कहते हैं अच्छे आदमी को दीजिएगा, नहीं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे वैसे आदमी को मत दीजिएगा। ये कास्ट प्रेजुडिस का एक और उदाहरण है। जैसे मैंने कहा ये माइक्रो लेवल एविडेंसेस हैं, मैक्रो लेवल एविडेंसेस हमारे पास तमाम मैक्रो लेवल एविडेंसेस हैं प्रेजुडिसेस के, जो हमने CSDS में हमने तमाम सर्वेस किए हैं, सवाल पूछे हैं, जिसका जिक्र मैं जब एक सत्र दूसरा है उसमें उसकी प्रस्तुति करूंगा तमाम आंकड़ों के आधार पर। और ये नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जिसके आधार पर प्रेजुडिस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, रिजर्वेशन के बारे में, कास्ट प्रेजुडिस के बारे में, उसका जिक्र मैं उस समय करूंगा। तीसरी बात जो मैंने कही थी कि क्यों अंबेडकर का रेलेवेंस आज भी उतना ही है जितना पहले था, कास्ट एसर्शन की बात, कास्ट एसर्शन। और फिर मैं आपको कहूँगा जब मैं 1985 में दिल्ली आया BA पढ़ने के लिए, उस वक्त किसी भी दिल्ली में किसी एक गाड़ी के पीछे में कोई जाति सूचक नाम लिखा नहीं होता था। आज अगर आप देखेंगे दिल्ली में, आज मतलब पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, आज तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है जिस समय मैं कह रहा हूँ तब तक तमाम गाड़ियों के पीछे में उनकी जाति सूचक चिन्ह लग गया होगा और आपको तमाम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उसके पीछे जाट भी लिखा होगा और दूसरी गाड़ी के पीछे में जाटो भी लिखा मिलेगा, आपको ब्राह्मण भी लिखा हुआ मिलेगा तो बनिया भी लिखा मिला रहेगा, राजपूत भी है तो यादव भी है। तमाम ऐसे जाति सूचक चिन्ह हैं जिस पर अभी कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी है कि भाई इनको हटाया जाए, क्योंकि ये कास्ट प्रेजुडिस जो है, कास्ट आइडेंटिटीज जो है, जिसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, इस तरह के प्रेजुडिसेस कम होंगे, इस तरह की अवधारणाएं हैं वो कम होंगी और जो भेदभाव है वो कम होगा। लेकिन जिस तरह से आइडेंटिटीज बढ़ते जा रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है ये 3-4 कारण हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तमाम विषयों पे और विचार हैं, कुछ चीज़ों के बारे में अपनी बात मैं दूसरे सत्र में साझा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे लगता है कि ये 3 कारण हैं जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रेलेवेंस जितना 1940s 1950s में था, आज 2025 में भी उतना ही रेलेवेंस है। और मैं दोबारा इस बात को कह के अपनी बात खत्म करूंगा
कि इस तरह के सेमिनार, इस तरह की संगोष्ठी, इस तरह के विचारों का आदान प्रदान इस बात में सहायक होगा कि हम इन बात पर अपने विचार विमर्श कैसे करें, इस बात को कैसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपका योगदान अंबेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय के महत्व को और गहरे दृष्टिकोण से समझने में हमें मदद करेगा। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर TR किम जी, पूर्व सचिव UGC नई दिल्ली। आप अपने अनुभव और विचारों से हमारी समझ को विकसित करेंगे। सर, आपका स्वागत है, आप आमंत्रित हैं। Thank you very much for inviting me and to allow me to stand before you to speak few words on occasion that we all know. I'm grateful to Dr. Sanjay Singh, not Sanjay Singh, but Sanjay Kumar, who has covered almost all aspects on which today we should discuss, or tomorrow we should discuss. And that should draw the outline for discussion for today and tomorrow. But to start with, let me thank Professor Srivastava, the Vice Chancellor, Sanjay Srivastava, the Vice Chancellor, and his team, to have not only to call us to stand before you, but to organize this kind of seminar, conference in the university, which is functioning so well on the borrowed facility. This word must go to the government that how good they are doing. And if given a chance to develop a major university like others, Central University, what would be the contribution of this university to the public at large, besides the academic aspect of it? Well, I appreciate Sanjay ji's discussion and remarks. The relevance of Ambedkar's is, even today, is as good as it was, say, a few years back. I would say relevance is more now. In a world where we don't show our real face, but work against the society, work for divide in the society, and there it is the Constitution that comes to help. Otherwise, so many things would have helped. Even the Constitution would have gone. So relevance today is much more, sorry Sanjay ji, than even it was earlier. So this is only the instrument in the hand of the jurists, in the public, that they go to the court and find solution. So we must really let people know what it is, who wrote this constitution, who is the chairman, and what are the contents of it. What is the protection that it gives to the society and the marginalized society in particular. Therefore, I have been saying, while being in the University Grant Commission, that we should institute a special chair on Ambedkar, Mahatma Gandhi, and other social reformer leaders, because that will go a long way. While we are educating a society on various subjects, we are also creating a feeling that this is my country, these are my people, and of course, the caste system is there, it will remain there, but it should not widen the gap between the two sects, two castes. And very nicely
said by Mr. Sanjay, in Delhi, I also feel very sorry when I see that there are even Chora Jatka, Jatu, Brahman, this and that. And in my group, there is a Muslim who said that why should I not write I'm Khan? And somebody said if you write Khan, you will be arrested next day that you are Khan. Then he has said that I am Khan but not the terrorist. I am as good as the others are. So that should go. And a good initiative has been taken by government. I don't know when it will come to the ground, that these kind of remarks should be removed. Because when you are saying at one place, this is okay. But when you are writing such a slogan on your car, it is moving around and thousands of people are watching. And they are having, rather it is inculcating that habit in others. So that should be stopped. Well, Ambedkar Universities and the chair, there's this part that we should encourage. But you see the development, the contribution in other areas. What we see today, because Ambedkar worked on the problem of Indian rupee or something. That was his thesis for PhD. And that time he thought what would happen to our economy, what should be the currency and what would, how it would be managed. So RBI came into being, taking those remarks from Ambedkar writings, constitutions, the RBI came into being. And what important role this RBI is doing now, you can see that the whole world is controlled, whole India is controlled by the RBI, its publication of currency, how much and why not, and all that kind of thing is done by RBI. The honor and importance of the women power in the country. Today we have slogans, women power, this development, that development. The person who thought it should be the equal right for the women. 50% population is women. So there has to be equal right. And if they are working, and certainly they are working, the 50% women means 30% of them or even 40% of them are working in field, in construction, on road making. And the wages were different. So because of his thinking and his laying down this in the constitution even, now is plus minus. A professor, assistant professor, male and female get the similar wages. So that has come from his preaching. And if we have, so that is, we have to see the contribution. Now, why I said that the relevance today of Constitution and that of Ambedkar is more, is because we have such a divide, such a fire in the society. If this Constitution is not kept in mind, there will be fire in the society. They will fight and there will be a civil society war. So this book called Constitution, written by the chairman of the drafting committee, Ambedkar, is helping you to deter from those kind of remarks, activities, because if not today, tomorrow you will be taken to the task. There are clauses in the Constitution that you should not do this and you should do this. If you do this under article such and such, you are liable to be punished. So that remains a deterrent for the public. If it was not there, there would be many problems. Then again, I would say that he was the champion of education. He said educate, agitate, and
organize, I believe, organize. So these were the three mantras given by him. So let's take the educate. By providing some kind of, firstly he observed that there are people coming from this community, particular community. He made the provision for the reservation. So that is the first contribution that he made, and that is helping us to create some manpower, some people to sit on. Yet it is not adequate, as Sanjay said. We have to provide the reservation and follow it letter and spirit. NFS not found suitable will not do. And how long it would do? When you have a procedure of selection, select if not why, somebody else. So that NFS is creating a lot of problem, and we have to ensure that the reservation, whatever the percentage has been given, is followed letter and spirit. Now in education, I have worked for 3.5 years in UN in Africa. There I observed that for the school in Africa, the Mozambique where I was posted, the school teachers are coming from Cambridge, from other advanced countries, and they are charging as good salary as that of teacher in the university. And during my stay, I observed that they were lavish stay, expenditure, free house and all that. So I was wondering that our school teacher in India, if I are made to go there and work for them, that would be win-win positions, because they will work at half of the price. Say they will not ask for $5,000, they will ask only $3,000. Let the government decide. And they will be more relevant because they work in that condition. The school don't have the AC and other, so they know how to work in a difficult climate. So the point I want to drive home is that we should not be worried about unemployment, and that there is theory. People say that what do we do in opening so many universities, so many colleges, there are already so many thousand, lakhs and crores unemployed people. Let there be arrangement between India and other countries, and particularly African and Asian, that they will provide them the manpower, tailor-made manpower. If they want, we need technician, then we will provide them technician. They need a school teacher, that would be the training of that kind. So that should be done government to government, and our manpower should go. So to say that we are unemployed people, perhaps some of them would go outside and will help not only themselves but the other countries. I was talking to the senior people when we have a little club of education. Of course, you know the education. MSRD has gone to Ministry of Education, and UGC where we work is also having less work and less money. But then all of us feel that special funding for this kind of activity should be there. This is so beautiful people that they have come from all walks of life. When they talk 2 days and present their paper and discussion, it will go a long way to reform our society. There, if we have a little contribution from government, and instead of buying this thing and doing that thing and 5 kg and all that, if we provide some money to university like these and others who are coming up, or big universities, like Delhi, Jamia and all that, they don't have facility, they don't have function of this kind, I have never attended. There could be some discussion. So money should be provided for that, and our club, our friends, we have written, of course nobody knows how much will be listened, for special funding of this kind. Let's see, the good time comes in. Then last thing, that why
why the Baba Sahib thought that he should move away from. He said that I have been born Hindu, but I will not die Hindu. How painful it must have been for him to say. One example, which is now very well evident in the form of a book. In 1939, he was invited, as I have been invited here, to preside over a function by Jat Pat Toda Mandal in Amritsar in 1939. Now what happened that he accepted that because he was a champion of this kind of anomaly in the society, and the organizing committee wanted a draft of his speech. So working very hard for several days and maybe a month, he sent a draft where he showed his displeasure and also the reason why the society is breaking and what to do and what to not. And finally coming even that if it is not done, many people may shift from one religion to another. So that draft was sent. There the draft committee said that it is too lengthy. Looking at the content, they didn't say that it is very furious and very, very irrelevant point of a talk that he has added. They said it is too lengthy, should be pulled out, and then we will publish it. Ambedkar in return said, I have put down my views in a manner that I wanted, which is befitting to the occasion of this seminar. I won't cut it down, and I'm coming with the same, you get it published. They said, no, we will not publish. They sent somebody and argued with Ambedkar that he should tune down some objectionable remarks in there. He said, no. Then comes a letter after 10-15 days that it is postponed. We will let you know when is the seminar will be held. And finally it was not held. In the meantime, Ambedkar, maybe people know it, he got his speech published, which is a very popular book now, Annihilation of Caste. 50-60 pages. That became so popular, thousands and thousands of copies have been sold. So that was the reason that Ambedkar was unhappy with so-called the society and particularly Hindu. He said, if I'm not given a place, no matter the Manu has said four aspects, the Brahmin, Vaishya, and the third is the Shudra, we should be given some respect, some participation in wealth. And if it is not done, I'm moving away, then he changed. I don't advise that this is going on. When the constitution can be amended so many times, this is a minor law book, people say that why not some objectionable thing in the Manu itself should be, say, amended. ढोल गवार और शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी ये तो निकाल सकते कम से कम and adopt. We all respect Manu, he was a great saint and he wrote a beautiful book on that. So that was his objection. Perhaps he went away from the mainstream of Shudra to become Buddhist. I don't advise that we have to come in that way, that we have to amend our Shastra, our Granth and Manu's message. But some amendment of mind, change in mind should be brought in. That will bring the society together. You have given me the chance to stand before you to say a few words on the occasion. There is a decorum that we cannot go beyond. We think so many things, but we cannot speak of from the public. I may be excused for that. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके विचार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे मुख्य
वक्ता प्रोफेसर पंकज कुमार जी, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो हमें अंबेडकर पर अपने बहुमूल्य विचार से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। महोदय, आपका स्वागत। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय से मोतिहारी पधारे हमारे मित्र प्रोफेसर SP शाही साहब, मंचासीन प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी, मंचासीन डॉक्टर TR किम साहब, मंचासीन प्रोफेसर संजय कुमार और मंचासीन प्रोफेसर सुनील महावर। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं इस पावन पुनीत अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उनको अर्पित करता हूँ। एक महत्व संयोग है कि आज ही के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और आज ही के दिन एक वैसा ही आयावर फकीर जो राहुल सांकृत्यायन इस दुनिया से विदा हुआ। तो 14 अप्रैल को आप हम एक की जयंती मनाते हैं तो दूसरे की पुण्यतिथि भी उनको याद करना चाहिए। वो भी एक महान बुद्धिस्ट विद्वान थे, इस नाते मैं उनको याद करता हूँ। जहाँ तक मोतिहारी का संबंध है, आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रीयता आंदोलन में मोतिहारी का क्या स्थान है। वो मोतिहारी मैं स्थल को प्रणाम करता हूँ जिसने गांधी को महात्मा गांधी बनाया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के बिखरे तत्वों को बटोर और उसको राष्ट्रीयता आंदोलन का नाम दिया। ये वो स्थल है जिसने गांधी को भारत की गरीबी समझाई। ये वो स्थल है जिसने बिहार के वो तमाम गणमान्य जो अधिवक्तागण थे जिन्होंने गांधी को आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ला जी को भेजा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, गया प्रसाद सिंह, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। तो मुझे कहने में गर्व है कि हमारा संबंध इसमें बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सीधा संबंध है। और मेरे पिता भी एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे। 42वें सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 3.5 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे और जेल से आने के बाद उन्होंने कुछ सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं छपरा जैसे छोटे बैकवर्ड जिले में स्थापित की, जिसमें से एक संस्था बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जी के नाम पे है। उनके नाम पे चलने वाला वो जीवंत स्मारक है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मैं इस नाते भी अपनी श्रद्धांजलि मोतिहारी को अपना जो भाव है वो मोतिहारी को अर्पित करता हूँ। एक यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि आज हम जिनकी जयंती मनाने आए हैं और मोतिहारी में गांधी का जो स्थान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा विरोधाभास है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं या कहने में कोई समस्या नहीं। TR किम साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें हम लोग पब्लिकली नहीं कह पाते, लेकिन मैं एक अध्यापक भी हूँ, एक छात्र भी हूँ, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लक्ष्य भले ही दोनों का एक था, लेकिन दोनों के मोडस ऑपरेंडाई में बहुत अंतर था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा क्रिटिसाइज किया महात्मा गांधी को, और ख़ासकर 1930 से 1940 के बीच में अगर आप देखें तो कई ऐसे चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, कई समय पे कि जो इसको बताता है कि बिल्कुल दोनों डायमेट्रिकली अपोज्ड खड़े थे। फिर भी मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तमाम संचालकों को, आयोजनकर्ताओं को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने राजनीति विज्ञान के या भारतीय राजनीति के दो ध्रुवीय महात्माओं को एक साथ मिलाने का काम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो मैं उन्हें क्रूसेडर कहूँगा। वो क्रूसेडर से कम बिल्कुल नहीं थे। दुनिया में जितने भी धर्मांधताओं पे या किसी भी अंधविश्वास पे चोट करने वाले जो महान आंदोलनकारी, मैं उनकी कतार में डॉक्टर अम्बेडकर को स्थापित करता हूँ।
क्योंकि आप देखिए, एक सामान्य दलित संवर्ग से निकल के लड़का आता है, पढ़ाई लिखाई में उन्होंने क्यों कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने क्यों कहा, उनका एक वाक्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो इसकी बात की समझ अंबेडकर को बहुत पहले आ गई थी कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या हमारी अशिक्षा है, और इसको लेकर धार्मिक हो, सामाजिक आर्थिक न्याय का पहलू हो, जातिगत अस्मिता का पहलू हो, सब में आप डॉक्टर अंबेडकर के अमूल्य योगदान को नकार नहीं सकते, उसको भूल नहीं सकते। मैं 1912 में जब एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ के निकले, उसके बाद वो लंदन जाते हैं, कोलंबिया जाते हैं। क्या क्या कितनी डिग्री उनके पास थी, ये आप देखिए, कितना विशद ज्ञान था, कितने पहलुओं का। उनको आप राजनीति शास्त्री मानेंगे, उनको अर्थशास्त्री मानेंगे, उनको सामाजिक शास्त्री, समाजशास्त्री मानेंगे, किस कैटेगरी में आप रखेंगे ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर वो राजनीति के क्षेत्र में ना आए होते तो उनसे बड़ा अर्थशास्त्री अभी भारत में तो कोई नहीं था, कोई नहीं था। ये जो बजट है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य नामित हुए, तो उन्होंने कहा कि बजट की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए, और उसके लिए हर प्रयास उन्होंने किया। डॉक्टर केम ने अभी उद्धृत किया कि जो थीसिस थी उनकी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और जिसके ऊपर उनको डीएससी की डिग्री मिली थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसके आधार पर यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और उस समय आप देखिए, उसके पहले भी जब वो अमेरिका में थे, कोलंबिया में, तो सेलिगमैन और उसके बाद जॉन डीवे, एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसके संपर्क में वो आए, और उसके बाद कभी अंबेडकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जब लंदन गए, लंदन से वापस आए क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी, फिर भेजे गए, फिर वापस गए, और वहाँ से उन्होंने अभूतपूर्व शिक्षा ग्रहण की, उपाधि ग्रहण की, और लौटकर भारत आए। और भारत आकर उन्होंने जो काम किया, क्योंकि तब जो भारत का राष्ट्रीयता आंदोलन था, ये हमको आपको सबको समझना चाहिए कि राष्ट्रीयता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वो हम ये चाहते थे कि देश पहले आज़ाद हो, हम अपनी सारी समस्याओं का अंत देश की स्वतंत्रता के बाद बैठकर हल कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वो अकेले समाज सुधारक थे जिन्होंने इस बात को कहा कि आज़ादी के पहले सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसके लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जो साइमन कमीशन के सामने उनका वक्तव्य है, जो साइमन कमीशन के सामने उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की वकालत की, जिसको साइमन कमीशन ने मान भी लिया। और यहाँ पर जब गांधी फास्ट एंड टू डेथ पे जाते हैं, और जो पूना पैक्ट हुआ, तो पूना पैक्ट को लेकर मैं एक ही बात कहूँगा कि दैट वाज द अल्टीमेट पोस्चर ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने मतलब वो इतनी बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के साथ। उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू रखे, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, और तब जाके सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ये जॉइंट इलेक्टोरेट या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर दलित की स्थापना होती है। मेरा कहना ये है कि आप देखिए, जो गांधी जी भी चाहते थे कि अनटचेबिलिटी हटे, डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे हटे, लेकिन अस्पृश्यता का ये जो आंदोलन था, डॉक्टर गांधी की मेथोडोलॉजी से उनका पूरा विरोध था। कई लेटर्स उन्होंने लिखे, उन्होंने बाद में 1955 में आके एक पुस्तक भी लिखी, छोटी सी पैम्फलेट, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो उनका उससे पूरा विरोध था। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी आलोचना की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब वो लिखते थे तो लिखने में सिर्फ वो विषय पे नहीं रखते थे, उस विषय से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी मिथकीय प्रमाण होते थे, उनको उसमें कोट किया करते थे। तो जब वो हरिजन सेवक संघ की आलोचना कर रहे थे, जिसमें दलित वर्ग के छात्र रह के पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण और पूतना का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पूतना भेष बदल कर कृष्ण को आई थी, वैसे ही हरिजन सेवक संघ जो है भेष बदल कर इन दलित वर्ग के या दलित संवर्ग के बच्चों को गुमराह करने का प्रयास करता है, क्योंकि जब वहाँ से निकलते हैं तो इनकी धार खत्म हो जाती है, समाज में इनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। और बहुत कुछ लिखा उन्होंने, मैं उतने डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ हमसे सब बड़े विद्वान हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो गांधी ने भी बड़े दिल का परिचय दिया, और गांधी ने कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का उस संविधान सभा में होना आवश्यक है। और तब बॉम्बे के एक सुरक्षित सीट से
डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा गया और संविधान सभा में जब अंतरिम सरकार बनी तो उस अंतरिम सरकार में वो विधि मंत्री हुए और विधि मंत्री के कारण वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। ठीक, अब आप देखिए जब संविधान बनना शुरू होता है 3 चीज़ें उनका मतलब अमूल्य योगदान, अभूतपूर्व योगदान है संविधान सभा में। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो जरूर थे, लेकिन उन्होंने खुद भी माना है जो उन्होंने 7वें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के 7वें वॉल्यूम उन्होंने लिखा है 4 नवंबर 1948 को दिए गए अपने भाषण में, जो इन डिफेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो बड़े विस्तार से और बड़े स्वीटली जिसको कहते हैं, बिना कोई आपा खोए, बिना कोई भावश में उन्होंने बड़े स्वीटली उन सारे आक्षेपों का बिंदुवार खंडन किया जो आक्षेप ये लगाते थे कि भारतीय संविधान एक बोरोड कॉपी ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस है या भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो नया है। उन्होंने बहुत स्वीटली कहा कि एट दिस आवर ऑफ हिस्ट्री, हम इतिहास के जिस मुहाने पे खड़े हैं और उस मुहाने पे जो हम संविधान रच रहे हैं तो उसमें नया कुछ करने लायक है नहीं। तब तक विश्व में बहुत सारे संविधान आ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ कोट किया ग्रोटे को, जिसने वॉल्यूमिनस हिस्ट्री ऑफ ग्रीस लिखा था, और ग्रोटे को कोट करते हुए उन्होंने एक वर्ड दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप वेस्टर्न फिलॉसफी से अगर आप लेंगे या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आप लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, तो वेस्टर्न उन्होंने ग्रोटे को कोट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात उन्होंने की। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है हमारे संविधान का वो है संवैधानिक नैतिकता। वही संवैधानिक नैतिकता हमें संविधान को लेटर के साथ साथ स्पिरिट में भी फॉलो करने का संदेश देती है, निर्देश देती है। साथ ही साथ जब संविधान सभा में वो भाषण दे रहे थे, अभी जो मैंने डेट बताई 4 नवंबर 1948 को, तो उन्होंने बारी बारी से सबका एक्नॉलेजमेंट किया। सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई BN राव साहब के बिना ये संविधान सभा वो अपना कार्य नहीं कर सकती थी, क्योंकि BN राव जो थे, आप सबको पता ही होगा, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उन्होंने नाम लिया SN मुखर्जी का। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एंड इट्स डिसिप्लिन, संविधान सभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी, जो उसके सदस्य थे और उनके बीच जो अनुशासन था, उसके बिना भी संविधान सभा ये अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने HV कामत, ठाकुरदास भार्गव, KT शाह, HN कुंजरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, TT कृष्णाचारी, जो सबसे ज़्यादा आक्षेप करते थे, जो सबसे ज़्यादा आघात करते थे अम्बेडकर पे, उन सब का एक्नॉलेजमेंट किया जो उनके राजनीतिक परिपक्वता का सूचक है और उनके अकोमोडेटिव एटीट्यूड का, अकोमोडेटिव अप्रोच का वो परिचायक है कि उन्होंने उन सबको एक्नॉलेज किया, उन सबको संविधान बनाने का श्रेय प्रदान किया जिन लोगों ने संविधान सभा में चाहे उनकी आलोचना की हो, चाहे उनकी मदद की हो। और लास्टली वो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि बिना उनके नेतृत्व के, बिना उनके सहज नेतृत्व के ये संविधान सभा अपना कार्य नहीं कर सकती। मेरा कहना ये है कि संविधान और संविधान की नैतिकता ये एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर आज भी बहस चल रही है। आज तो लोग किताब लेके घूमते हैं, संविधान दिखाते हैं, बट मेरा मानना है कि वो संविधान का मौका उड़ाना है, क्योंकि संविधान एक अपने आप में, खासकर भारत का संविधान, दूसरे देशों का संविधान जो है वो एक कानूनी प्रपत्र है। हम कहते हैं ना कि संविधान क्या है, इट इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। भारत का संविधान इट इज़ मोर देन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये भारत का संविधान सामाजिक आर्थिक न्याय का जागृत दस्तावेज है। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सैक्रोसैंक्ट, मोस्ट सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। और ये जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस आपको इंश्योर किया गया, कैसे किया गया? अम्बेडकर आते हैं और आने के साथ वो उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहते थे इसको, जो आज का दलित संवर्ग है, तो डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान में लगते हैं। सबसे पहले 1927 में 20 मार्च 1927, मुझे कभी कभी रोमांच होता है क्योंकि 20 मार्च को मेरा जन्मदिन भी होता है, तो 20 मार्च 1927 को महाट सत्याग्रह, अगर आपको याद हो, महाट सत्याग्रह होता है। अब देखिए महाट सत्याग्रह क्या था? ड्रिंकिंग
वाटर फ्रॉम पब्लिक प्लेस। एक चौदार तालाब था वहाँ पे जिसका नाम चौदार तालाब था। उस चौदार तालाब से पानी पीने की बात थी। उन्होंने आह्वान किया, लोग पहुँचे, उनके अनुयायी पहुँचे, उनके सहयोगी पहुँचे और चौदार तालाब से पानी पीने का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब यहाँ पर असली अम्बेडकर अब उभर कर आते हैं। उन्होंने क्या किया, पानी पी लेने से हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया क्या? ये पानी पी लेने से हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया क्या? ये पानी पी लेने से हमारा जो महती उद्देश्य था वो पूरा हो गया क्या? हमने क्या अब तक चौदार तालाब से पानी पिए बिना मर रहे थे? नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए पानी पीने का ये जो संकल्प है इसको उन्होंने कहाँ से जोड़ा? उन्होंने जोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से अम्बेडकर जोड़ते हैं चौदार तालाब 1927 के उस मार्च सत्याग्रह को। उस मार्च सत्याग्रह के बारे में ये कहते हैं कि जब पानी में आग लगी थी तो अम्बेडकर का वो आह्वान था कि जैसे आग लग गई थी, पानी आग लग गया था पानी में, उस तरह से। तो उसके बाद उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उसको जोड़ा। उसने कहा कि लुई 16 और उसकी पत्नी के आह्वान पे जो 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 कुलक क्लास था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो जुटे थे, जिनका खात्मा करके, और फ्रांस ने क्या दिया? फ्रांस ने दे गेव अ न्यू सोशल ऑर्डर टू द होल ऑफ यूरोप, इनिशियली टू फ्रांस एंड देन टू होल ऑफ यूरोप। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था दी फ्रांस ने उस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, और यहाँ से एक नए यूरोप का उदय होता है। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य यही है, हम इस पानी पी के, चौदार तालाब के पानी से पानी पी के हम पूरे भारत को एक नवीन सामाजिक व्यवस्था देना चाहते हैं। हम वो चीज़ देना चाहते हैं जो अब तक रूढ़ियों में, अंधविश्वास में और सामाजिक कुरीतियों में ग्रस्त भारत था, उसको हटाकर एक नवीन सामाजिक व्यवस्था जन्म ले सके। देखिए कितना बड़ा साहस था। आप सोचिए 1927 के साल में जाइए और 1927 के साल में जाके आप देखिए कि चौदार तालाब से पानी पी लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पानी पीने के बाद जो उन्होंने आह्वान किया वो अभूतपूर्व था, वो ऐतिहासिक था, वो अनपैरेलल था, वो मैचलेस था। और यही नहीं रुके, उसके बाद वहाँ बॉम्बे में बॉम्बे में भी जो है, हाँ क्या, कालाराम मंदिर, हाँ कालाराम, वहाँ। और फिर एक इंसिडेंट होता है कविता, अहमदाबाद में गांव में कविता इंसिडेंट। सब में डॉक्टर अंबेडकर ने भरपूर प्रयोग किया अपनी लेखनी का, अपनी वाणी का। एक तो वाणी और लेखनी दोनों में उनके ऊपर सरस्वती की साक्षात कृपा थी, और उन्होंने भरपूर प्रयोग किया अपनी वाणी और लेखनी का। और गांधी जी की सच पूछी तो धज्जियाँ उड़ाती मुझे मतलब आप कह सकते हो, लेकिन देखिए हम लोग ये सेमिनार है और इसमें भी सच्चाई नहीं आएगी तो कब आएगी? आप बताइए, इसमें भी सच्चाई नहीं आएगी तो कब आएगी? गांधी जी की धज्जियाँ उड़ाती, क्योंकि गांधी जी ने कविता ग्रामवासियों को कहा था कि नहीं आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि सत्याग्रह सिर्फ फॉरेन रिजीम के खिलाफ होता है। उन्होंने एक लाइन लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने, एंड बाय दिस स्टेटमेंट गांधी वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम सबलाइम टू रिडिक्यूल। देखिए कितनी बड़ी लाइन है, गांधी वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम सबलाइम टू रिडिक्यूल, मैंने बिल्कुल उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। तो ऐसे कई मौके आए जब उनके और गांधी के बीच तमाम आदान प्रदान होते थे। गांधी भी लिखते थे, ऐसा नहीं, गांधी भी उसका उत्तर प्रत्युत्तर देते थे, लेकिन अंबेडकर में जो धार थी, क्योंकि गांधी, उन्होंने कहा कि गांधी के अस्पृश्यता आंदोलन के अंत को क्यों नहीं मजबूती मिलती है। उन्होंने 3 कारण बताए। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि हिंदू रिस्पॉन्ड नहीं करते गांधी को अस्पृश्यता आंदोलन के खात्मे पे। दूसरा, गांधी ने स्वयं सोचते हैं कि मैं ज़्यादा आगे जाऊंगा तो हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि गांधी ये भी नहीं चाहते कि अनटचेबल्स या छूत या स्पृश्य इतने ताकतवर हो जाएं कि अपने आप में एक अलग शक्ति बन जाए। 3 कारणों से गांधी ने कभी उस अस्पृश्यता आंदोलन की उस जड़ में जाने का प्रयास नहीं किया जिस जड़ में जाने का प्रयास डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। फिर आइए आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो मैंने बात कही, छोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बात जब उनके भाषणों को आप देखेंगे, स्पेशली जो लास्ट स्पीच है उनकी, जो 25 नवंबर 1949 को हुई, 26 नवंबर को हमने संविधान को अंगीकार किया था, उसके पहले, और क्या साइटेशंस कोट किए उन्होंने, पढ़ने लायक। इट्स ए ट्रीट टू रीड, मैं कह रहा हूँ। जेम्स ब्राइस को कोट करते हैं, मेटकाफ को कोट करते हैं, जे.एस. मिल को कोट करते हैं। जेम्स ब्राइस को कोट करते हुए उन्होंने कहा, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया पे बात चल रही थी कि क्यों नहीं वी द नेशन हुआ, ठीक है,
तो उन्होंने जेम्स ब्राइट को कोट करके बताया कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान बन रहा था तो गॉड ब्लेस आवर नेशन, ये था स्लोगन, गॉड ब्लेस आवर नेशन। लेकिन उस समय चूंकि अमेरिका नया नया बना था, कई वो उसमें रेस के लोग वहाँ गए थे, तो उनमें नेशन की भावना ही नहीं थी, उनमें नेशन की भावना ही नहीं थी। तो इसको बदल के गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किया गया। सिमिलरली उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी वी द नेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा नेशन है ही नहीं अभी। कोई गलत बात नहीं थी 1947 में, 1948 में, 50 में कौन से नेशन की भावना नहीं थी। आज भी नेशन की भावना नहीं है। सच्चाई को तो आप आंख मूंद के आप पहले कहते कि नहीं बहुत बड़े राष्ट्र नहीं, सच्चाई की बात यह कि आज भी नेशन की भावना नहीं थी, तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा, जेम्स ब्राइस को कोट करते उन्होंने कहा कि वी द कंट्री ऑफ, वी द नेशन की जगह वी द पीपल ऑफ इंडिया में लिया है कि कम से कम हर नागरिक इससे जुड़ेगा तो भारत का हर नागरिक इसमें संविधान में अपनी छवि देखेगा, अपना अपना योगदान देखेगा। फिर यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को, क्योंकि उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तीनों वर्ड लिया, वो वही फ्रांस की राजक्रांति से लिया, तो उन्होंने कहा कि तीनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरट्वाइंड हैं। विदाउट लिबर्टी देयर इज नो, विदाउट इक्वलिटी देयर इज नो लिबर्टी, विदाउट लिबर्टी देयर इज नो इक्वलिटी, एंड विदाउट फ्रेटर्निटी बोथ आर गॉन। तो ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है उसको लेकर वो आगे चले। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जात पात के भयंकर, उनका मानना था कि इंटर ड्रिंकिंग, इंटर डाइनिंग। समय ज़्यादा तो नहीं हो गया हमारा, बता दो नहीं डटे। तो इंटर ड्रिंकिंग, इंटर डाइनिंग, इंटर ड्रिंकिंग, इंटर डाइनिंग, उन्होंने कहा कि इससे अस्पृश्यता थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन जब तक इंटर मैरिज नहीं होगी तब तक अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं हो सकता। आप इंटर मैरिज को प्रमोट करिए, अस्पृश्यता अपने आप चली जाएगी। तो यहाँ से मतलब कितने बड़े क्रांतिकारी विचार थे डॉक्टर अम्बेडकर के, और मेरा मानना है कि इतिहास ने उनको वो स्थान नहीं दिया। चाहे जो कहिए आप, इतिहास ने अम्बेडकर की मूर्ति लगा देने से वो चीज़ नहीं आती। आपने हर जगह डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी, हाथ में किताब पकड़ा दिया, नहीं। अम्बेडकर के विचारों पर चलना ही अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि। अब मैं संविधान के बाद जो उनके शिक्षा के प्रति था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके विचार आए वो आए 1955 में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी उनके विचार आए थे राज्यों के गठन के ऊपर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विचार आया 1955 में जब राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। और वो राज्यों के पुनर्गठन के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका देखिए विचार कितना स्पष्ट था। उन्होंने एक शब्द कहा कि आई एम अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ एनी न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हुलीगनिज्म। अराजकता की नींव पर, अराजकता के धरातल पर किसी भी नवीन राज्य की संकल्पना या परिकल्पना या उसकी स्थापना गलत है। और यही उनकी पुस्तक आती है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में। बड़े क्लियरली उन्होंने लिखा। अगर उनकी बात को लेकर भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ होता तब उन्होंने लिखा था कि बिहार, यूपी और एमपी का विभाजन हो जाना चाहिए। हुआ बाद में, बिहार का भी हुआ, यूपी का भी हुआ, एमपी का भी लिखा कब? 1955 में। और वहीं से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रीजनल एस्पिरेशन, लोकल गवर्नेंस, इन सब को बनाते हुए उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा किसी राज्य की आबादी नहीं होनी चाहिए, क्योंक't जब राज्य की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेजॉरिटेरियनिज्म हावी हो जाता है। और इसलिए हर राज्य के पुनर्गठन के समय हमको इस बात का मतलब ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की आबादी अधिक, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। और यहीं से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी 4 पॉइंट बताए उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। और इन चारों के बाद उन्होंने कहा कि इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। पोटिश रामुलू ने जब जान दी और उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, क्या वक्तव्य दिया उन्होंने कहा कि नेहरू जी का पिंडदान है ये। पोटिश रामुलू के प्रति नेहरू जी ने पिंडदान दिया है आंध्र बना के, ठीक है। तो बस मतलब क्या बताएं, कभी पढ़िए आपको लगता है कि उस समय कितना वायलेंट क्रिटिक था आदमी, कितना विट्रोलिक।
गांधी जी ने एक बार लिख दिया कि नहीं जो चमड़ा गांव में जो पशु मरते हैं तो उनका चमड़ा उनको साफ करना चाहिए क्योंकि उससे गांव में सफाई होती है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कितना ही बढ़िया प्रोफेशन है तो आप ही कर लीजिए। गांधी को उन्होंने कहा कि आप ही कर लीजिए भाई, उन्हें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि साहस और जो क्रूसेड कहते हैं ना, जो धर्म के विरुद्ध जिहाद होता है जिसको, तो धर्म के खिलाफ जो आंदोलन होता है, तो ऐसा क्रूसेडर भारत में बहुत कम होगा। आगे भी होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। फिलहाल तो वह उस लेवल का क्रूसेडर मुझको नहीं दिखता जो उस संवर्ग से आकर और अपनी बात को इतनी मजबूती से रखे। लास्ट पॉइंट, आज महिलाएं भी सामने दिख रही हैं। आप सबको पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों के लिए क्या किया है। पूरा जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू कोड बिल है वो पूरा उनकी देन। हालांकि ठीक है उनके जाने के बाद लागू हुआ, लेकिन पूरा हिंदू कोड बिल उनकी देन थी, जिससे आपको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो मैरिज का हो, सक्सेशन का हो, इनहेरिटेंस का हो, और कई ऐसे काम और कई ऐसे उन्होंने उसमें क्या कहते हैं महिलाओं के लिए उन्होंने किए जो आज भी महिला समाज को उनके प्रति ऋणी होना चाहिए। हम जब अम्बेडकर की बात करते हैं तो सिर्फ संविधान की बात करते हैं, हमें उनके राज्यों के विषय में उनके वक्तव्य, महिलाओं के प्रति उनका आदर, यूनिवर्सल सफरेज जब देने की बात आई तो उन्होंने एक झटके में कहा कि नहीं, नारी और पुरुष दोनों समान हैं, दोनों को एक साथ मिलेगा। मेरे ख्याल से समय सीमा समाप्त होती है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। एक बार पुनः सभी आयोजकों का आपसे स्वागत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार करती हूँ। आपके विचार ने हमें दृष्टिकोण दिया अम्बेडकर के योगदान को समझने हेतु। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP शाही जी, कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया को, जो हमें अपने विचारों से प्रेरित करेंगे। महोदय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, हम लोग के अभिभावक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंकज कुमार जी, CSD के डायरेक्टर संजय कुमार जी, डायस पर बैठे हुए डीन सोशल साइंस सुनील मावार जी, डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज प्रसून दत्त सिंह जी, सामने बैठे हुए जनक सिंह मीना जी, प्रोफेसर मधुरेश बाबू, तमाम उपस्थित शिक्षक, छात्रों, मीडिया के बंधुओं, मैं माननीय कुलपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैं साथ साथ सुनील माहवार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने कोऑर्डिनेट करके मुझे बुलाया। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के साथ साथ इस देश को एक निश्चित मुकाम पर पहुंचाने का काम पूज्य अम्बेडकर जी ने किया, और अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया और संविधान बनाने में जो उनकी भूमिका रही, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी बहुत सारी बातें कॉन्फ्लिक्ट में सिमटी हुई है। रोज संविधान की व्याख्या होती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है कि संविधान क्या कहता है, जहाँ संविधान मौन है। सोचिए, अगर संविधान नहीं होता
तो इस देश के हालात क्या होते हैं। आज़ादी मिली, बहुत मुश्किल से मिली, सब जानते हैं। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी कैसी? जैसा कि संजय सर ने कहा, टाइटल में पूछा जाता है कुमार के आगे क्या है, क्या है। आज भी हम नहीं बदल पाए हैं। जाति सूत्र, जाति पता करने से कौन क्या है। यह दुर्भाग्य देश के लिए है कि शिक्षा हम लोग ग्रहण किए हैं, देश शिक्षित हुआ है, नौजवान शिक्षित हुए हैं, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। आखिर क्यों? मैं अपने बुद्धिजीवियों से के बीच देखता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ सर पटना बोटेनिकल गार्डन में, तो देखता हूँ कि कुछ IAS ऑफिसर्स सर्टेन कास्ट के एक साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं, डॉक्टर एक साथ विभिन्न जातियों के करते हैं, हम टीचर विभिन्न जातियों के समूह में मिलते जुलते हैं। आखिर क्यों? आखिर इसको कौन खत्म करेगा? कोई तो कोई खत्म करेगा ना। अंबेडकर जी की इतनी पूजा हो रही है, क्यों पूजा हो रही है? 10 बरस पहले तक सर्टेन लोग ही इसकी पूजा करते थे, उनके कार्यक्रम को चलाते थे। आजकल क्यों? अभी बिहार में चुनाव का मौसम है, सारे दल अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। आखिर क्यों? किसके लिए? सत्ता के लिए, वोट के लिए। तो हिंदुस्तान आज़ादी मिली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। संजय सर ने ठीक कहा कि अभी चले जाइए जुडिशरी में, और जगह भी चले जाइए, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को वो जगह नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। और लेकिन जिसको जगह मिल जाती है वो क्या करते हैं? जिनको बड़ी जगह मिल जाती है वो क्या करते हैं? पद के हिसाब से सच्चाई यह है कि वो आचरण भी नहीं करते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है समाज के सामने। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक सर्टेन टाइम के बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, आजादी के बाद कुछ ग्रुप्स को रिजर्वेशन का लाभ मिला, लेकिन जिसको लाभ मिला वो लगातार लाभ लेकर के एक इलीट वर्ग बन गया है, और वास्तविक जो हकदार हैं, अंतिम पायदान के लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, क्या अंबेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। जो पहले आरक्षण लेकर के धनवान होते जा रहे हैं, राजनीतिक पदों पर जो शून्य थे वो अरबपति, हजारपति बन गए, और जो वंचित समाज का लोग है वो वहीं रह गया। ताकि इसको कौन खत्म करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग 14 अप्रैल को मना लिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है, और बिहार के भी एक पुरोधा थे बाबू जगजीवन राम, जिनका जन्मदिन हम लोग 5 अप्रैल को मनाते थे। अंबेडकर जी को तो देखने का मुझे मौका नहीं मिला, जगजीवन बाबू को देखने और सुनने का मौका मिला था। जगजीवन बाबू दलित वर्ग में तो पैदा हुए थे। गांधी मैदान में मधुरेश्वर में कई बार उनका भाषण सुना। जब बोलते थे तो साक्षात सरस्वती सवार रहती थी। और मैं मानता हूं कि समकालीन भारत में के राजनीतिज्ञों में अगर वाजपेयी जी बोलते थे तो जगजीवन बाबू भी उनसे कम अच्छे वक्ता नहीं थे। लेकिन समाज को बदलना होगा। हम लोग नोट करके आए और कुछ कह के चले जाएं। यह सामाजिक क्रांति कैसे होगी? वो मानते थे शिक्षा के जरिए ही सामाजिक क्रांति होगी। आज हम लोग सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुटे हुए हैं। सचमुच इस को कुछ करें।
देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग नैतिकता को एडॉप्ट करें। और नैतिकता क्या कहती है? आपका जो कर्तव्य है आप करें, टाले मत, दूसरे के ऊपर फेंके मत। एक जनरेशन लाभ ले, कुछ करे नहीं, फिर सोचे कि हमारे बाद वाला जनरेशन करेगा, तो नहीं, ये कौन करेगा? इसकी शुरुआत हम सभी को मिलकर करनी है, तभी इस देश का सम्यक विकास होगा। बाबा साहब मानते थे कि देश में जो जातिवाद का खाका है, जो हिंदू धर्म की रूढ़ियां हैं, उससे परेशान होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। आखिर क्यों? हिंदू धर्म में जातिवाद जो इस कदर है, उसको कौन दूर करेगा? बाबा साहब क्यों गए? क्या बाबा साहब को जात की परिधि में बांटा जा सकता है? अरे बाबा साहब तो इस राष्ट्र के धरोहर थे। आज संविधान को लेकर के देश में सरकारें बन और बिगड़ रही हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो सोचते हैं आप क्या उस तरह का संविधान बन पाता? यह चुनौती है हम सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के पास कि हम बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व को अपना करके समाज की सेवा करें। समाज बनेगा, राज्य बनेगा, राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र बनेगा तो राष्ट्रीयता आएगी। राष्ट्रीयता कैसे आएगी? नैतिक बल से आएगी। नैतिक बल नहीं रहेगा तो राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है। आज हिंदी को लेकर के विरोध हो रहा है तमिलनाडु में, पहले भी होता रहा है। क्या यह उचित है? क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति की वजह से हिंदी का विरोध हो रहा है। मैं अभी सर भी जाने वाले थे इजराइल। मैं इजराइल गया जुलाई में, सर किसी कारणवश नहीं जा पाया, आपके कुलपति महोदय। इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल में हमने देखा सब लोग रह रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा के बदौलत और अपनी मेहनत के बदौलत इजराइल अरबों को रोज पाठ पढ़ा रहा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को हमने देखा सर कि वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ कम पैसे में अमेरिकन पैटर्न का एजुकेशन देते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में जाने का तेल अवीव में मौका मिला, राफा में जाने का मौका मिला। तो ये काम हम युवकों को, आप सब से पढ़े लिखे लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि हम लोग सब मिलजुल करके नैतिकता के बारे में सोचें और नैतिक मूल्यों का पालन करें। और शिक्षा, आप जानते हैं, शिक्षा ही वो अमूल्य धरोहर है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा, शिक्षा ही क्रांति का सूचक है। तो हम शिक्षित लोगों का कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें और काम करें। समानता की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारी समानता मिली है। हम बिहार के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को पंचायती राज्य में वोट देने का अधिकार दिया गया, सीटें रिजर्व की गई, नौकरियों में उनको प्रेफरेंस दिया गया, वो तो अंबेडकर साहब का ही सपना था। तो हम लोगों को काम करना होगा, मिलजुल के काम करना होगा और विरासत को बढ़ाना होगा। भारत की परंपरा ज्ञान परंपरा की रही है। तो ज्ञान परंपरा क्या है? बड़प्पन की परंपरा है, संस्कार की परंपरा है, व्यवहार की परंपरा है। हम भारतीयों अहिंसा के पुजारी हैं। हम, जैसा कि हमारी परमाणुविक नीति है, क्या है भाई, हम पर कोई अटैक करेगा तभी हम परमाणु बम का अटैक करेंगे। हम अपने परमाणु बम का इस्तेमाल ध्वंस के लिए और प्रभुत्व करने के लिए नहीं। तो हमारी जो बड़प्पन की परंपरा है, उस बड़प्पन की परंपरा को हम लोग अपने पुरखों का सम्मान करते हुए, पूज्य महात्मा गांधी जी को सम्मान करते हुए, बापू भीमराव अंबेडकर जी के बड़प्पन को एडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक हम
बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे, इस राष्ट्र का सम्यक विकास नहीं होगा। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोग किताबों में उनकी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग सिर्फ उनके धर्म पर जो आइडिया है उसको देखें, समता की जो भावना है उस पर अगर काम करते हैं तो हम समझते हैं कि नया भारत बनेगा और नया राष्ट्र बनेगा और हम अपनी पुरानी परंपरा, पुराने वैभव और जिसे हम ज्ञान परंपरा कहते हैं, आजकल ज़्यादा उसकी बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि आज से 75 साल पहले, 80 साल पहले, मतलब पिछले दशक में ज्ञान परंपरा का कि अगर कोई सबसे बड़ा ध्वजवाहक था तो पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। मैं अंत में आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ माननीय कुलपति जी को कि आपने बड़े बड़े अच्छे स्पीकर्स को बुला करके बाबा साहब के बारे में सुनने का मौका दिया, कहने का मौका दिया। जैसा पंकज सर ने कहा, यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। महात्मा जी को महात्मा बनाने की यह भूमि है चंपारण की, तो हम समझते हैं कि हम लोग भी चंपारण की इस भूमि से अपने कर्तव्यों का, अपने नैतिक मूल्यों का अगर अनुसरण व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं तो ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। मैं महोदय के शब्दों के लिए आभारी हूँ। आपने हमें अम्बेडकर के विचारों से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं करबद्ध आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु। महोदय आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय सेमिनार में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर SP शाही जी, जो कि माननीय कुलपति हैं मगध विश्वविद्यालय बोध गया के, और वो यहाँ आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे अग्रज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर पंकज कुमार जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेसर संजय कुमार जी का, जो कि डायरेक्टर हैं CSDS के, उनका भी स्वागत करता हूँ। वे एक बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं और जिनको हमेशा आप लोग TV इत्यादि पर देखते और सुनते रहते हैं। मैं विशेष रूप से आज स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर सुनील महावर जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम केवल एक औपचारिकता के लिए अंबेडकर जयंती को ना मनाएं, बल्कि हम ये देखें कि किस तरह से इस अवसर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में अपने इस एकेडमिक इवेंट को करें, और जो भी पेपर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं उनको एक वॉल्यूम के रूप में हम लोग प्रकाशित करें। तो इसीलिए केवल एक औपचारिक कार्यक्रम ना करके हमने 2 दिनों का ये सेमिनार रखा, और इसमें प्रोफेसर सुनील महावर जी ने और उनकी जो टीम है, जो इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। मैं प्रोफेसर प्रसूनदत्त सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी मेधावी छात्रों का और यशस्वी शिक्षकों का भी स्वागत करता हूं, और नगर से पधारे हुए अनेक आदरणीय गणों का भी मैं स्वागत करता हूं।
अध्यक्षीय उद्बोधन का एक जो बड़ा सकारात्मक रूप होता है, सकारात्मक पक्ष होता है, वो ये होता है कि आपके पहले बहुत लोग बोल चुके होते हैं, तो अध्यक्ष को बोलने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है। अभी आपने प्रोफेसर संजय कुमार जी को सुना, जो कि एक बड़े राजनीतिक विचारक हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। पंकज कुमार जी को सुना, शाही जी को सुना, स्वयं सुनील महावर जी ने इंट्रोडक्शन दिया इसका। तो ये अपने आप में एक बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए कुछ बातें ज़रूर रखूँगा डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कि हमने अम्बेडकर जी को केवल एक कर्मकांड की तरह नहीं लिया, बल्कि पिछले वर्ष 4 लाख रुपए खर्च करके हमने अम्बेडकर जी के नाम पर एक स्पेशल स्टैक बनाया अपनी लाइब्रेरी में, जिसमें अम्बेडकर जी की जो स्वयं की रचित पुस्तकें हैं और उनके अलावा उनके ऊपर जो अनेक लोगों ने लिखा है, जो टीकाएं हैं, जो उनका विश्लेषण है, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग स्टैक बनाया है, ताकि हमारे छात्र डॉक्टर अम्बेडकर को भली प्रकार समझ सकें। जो छात्र हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं ये उनको सलाह दूंगा, उनसे निवेदन करूँगा कि आप भी अम्बेडकर को पढ़िए। और अम्बेडकर जी ने जो पुस्तकें लिखी, स्वयं जो पुस्तकें लिखी, वो अब सब कॉपीराइट के परव्यू से बाहर हो चुकी हैं और बहुत सस्ते दामों पर आपको अमेज़न पे या किसी भी इस तरह की प्लेटफॉर्म पे आपको वो मिल जाएंगी, और आपकी लाइब्रेरी में तो वो हैं ही हैं। तो आप देखिए कि अम्बेडकर ने किस प्रकार से संघर्ष करके, कि जब वो स्कूल में थे तो कक्षा के बाहर उनको बैठाया जाता था, इस प्रकार की जातिगत व्यवस्था थी, या अगर जो प्यून था जो पानी पिलाता था उनको अलग से, अगर वो प्यून नहीं आता था तो उस दिन फिर वो बिना पानी के उनको रहना पड़ता था। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी अम्बेडकर की जो जिजीविषा थी अध्ययन की, पढ़ने की, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने देखा, लेकिन इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे इरेडिकेट किया जाए, ये सारी बातें उन्होंने बाद में जाकर के ये सब उनके जहन में आया कि किस तरह से इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। और फिर पूरे जीवन भर उन्होंने, जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है, तो इसके लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षा के महत्व को डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बचपन से ही स्वीकार किया था, और इसमें उनकी जो माता जी थी उनका भी बहुत योगदान था, उनके पिताजी थे उनका भी बहुत योगदान था। और अम्बेडकर निर्धन वर्ग से नहीं आते थे, उनके पिताजी आर्मी में थे, और इस वजह से उनके घर में समुचित मात्रा में जो धन है या जो आवश्यकता की चीज़ें थी वो उपलब्ध रहती थी। लेकिन अम्बेडकर ने इस बात को समझा, और सारे अन्यायों के बाद भी और सारे भावनात्मक अत्याचारों के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी छोड़ा नहीं, और वो शिक्षा प्राप्त करते करते उनकी जो जिजीविषा थी, उनकी जो मेधा थी, वो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गई, जहाँ पर उनकी जो भेंट, उनके जो एकेडमिक एडवाइज़र थे जॉन डीवी, जो एक बड़े फिलोसोफर थे, और उन्होंने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया था। तो वो बहुत सारे विचार जो जॉन डीवी के थे, जो उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक फिलॉसफी थी, वो उनके माध्यम से भारत के संविधान में भी हस्तांतरित हुई। या आज की जो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखते हैं, उसमें भी वही इंक्लूसिविटी की बात है जो अम्बेडकर कहते हैं, और अम्बेडकर के पहले जॉन डीवी ने कही, जो उनके गुरु थे। यही नहीं, जो रिपब्लिकन पार्टी की वैल्यूज़ थी, उनसे भी अम्बेडकर बहुत गहराई से प्रभावित थे, और रिपब्लिकनिज्म को उन्होंने भारत के संविधान में, संविधान सभा की जो बहस होती थी उसमें उन्होंने उसको हस्तांतरित करने का या उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, और काफ़ी सीमा तक सफल प्रयास किया।
डीवी के विचारों को अप्लाई करते समय अंबेडकर डीवी से थोड़ा अलग नजर आते हैं। जैसे अमेरिका के सिस्टम को देखें कि कैसे मार्जिनलाइजेशन को हम मेन स्ट्रीम में लाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं रखी। वहाँ उन्होंने, जैसे अगर आप अमेरिका के इतिहास से परिचित होंगे तो आप ये समझते होंगे कि जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं या अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़, अनस्पीकेबल हॉरर और जो ब्रूटैलिटीज़ हैं वाइट पीपल की, उसको उन्होंने फेस किया। और यहाँ तक था कि जो स्लेव्स होते थे अमेरिका से लाए जाते थे, उनको जंजीरों में बांध करके लाया जाता था शिप्स में, और उसके बाद फिर उनको अमेरिका में या कई कई देशों में बेचा जाता था। और जो दास प्रथा थी वो इतनी स्ट्रांग थी वहाँ पर कि बहुत सारे अमेरिका के पुराने विश्वविद्यालयों के पास भी दास थे, और समय समय पर जब उनको पैसे की कमी होती थी तो वो उन दासों को बेच करके अपनी जो विश्वविद्यालय थे उसका वो खर्चा चलाते थे। लेकिन इन ब्लैक्स को अमेरिकन जो डीवी का कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने रिजर्वेशन की बात नहीं करी, बल्कि उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इनको इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एम्पावर करेंगे, और इस एम्पावरमेंट के बाद वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। जैसे क्लास 12 तक अमेरिका में कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो फीस है वो 0 है, उसमें नहीं के बराबर फीस देनी होती है। और दोपहर में जब स्कूल टाइम होता है, जैसे आप यहाँ पे इंडिया में मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से आया कि 10+2 में और यहाँ तक कि कुछ विश्वविद्यालयों में जो दोपहर का खाना है वो भी फ्री रहता है, या बहुत कम आधे डॉलर में या $1 में वो खाना दिया जाता है। ड्रेस का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, 10+2 लेवल पे भी आपको जो पहन करके जाना है जाइए, किताबें आपको स्कूल देगा, लैपटॉप आपको स्कूल देगा, और इस तरह से आपको एक अच्छी शिक्षा दे करके 10+2 लेवल तक, यानी जब बच्चा करीब करीब 18 साल का हो जाएगा तो उसको एजुकेशनली एम्पावर करेंगे। और एम्पावर करने के बाद जब वो उससे बड़ा होगा तो वो बैंक में जाएगा और लोन के लिए अप्लाई करेगा, और फिर लोन लेकर के अपनी आगे का अध्ययन शुरू करेगा। लेकिन अमेरिका एक नया देश था। भारत में जो जाति व्यवस्था की परंपरा थी वो कई हजार वर्ष पुरानी थी। इसीलिए अम्बेडकर को ये लगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन देने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा सही होगा, और फिर वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी करते थे। हालांकि जब संविधान बना और जब रिजर्वेशन की बात हुई तो ये कहा गया कि पहले 10 वर्षों तक दिया जाएगा और फिर उसको जो बराबर बढ़ाते गया। लेकिन अंबेडकर का उस समय का जो विचार था वो यही था कि जब वो डीवी से अपने को अलग करते हैं, वो यही था कि यहाँ पर जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं, और उसकी तुलना अमेरिका से नहीं की जा सकती। एट्रॉसिटीज़ के लेवल पे एक हो सकता है कि जिस तरह से बेरहमी के साथ वहाँ पे जो ब्लैक्स होते थे उनसे व्यवहार किया जाता था, अगर यहाँ पर जो दलित हैं उनसे जो व्यवहार किया जाता था, तो वहाँ पे जो ब्लैक्स थे उनसे जो व्यवहार किया जाता था वो कहीं और ज़्यादा जो है वो हॉररफुल होता था, या बहुत और ज़्यादा ब्रूटल होता था। दूसरी बात एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अंबेडकर को जो मैंने जब उनको बराबर पढ़ करके ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि अंबेडकर बहुत ऑनेस्ट थे, अपनी अप्रोच में बहुत ऑनेस्ट थे, और वो बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते थे। जैसा आपने अभी प्रोफेसर पंकज कुमार जी से सुना कि उनकी और गांधी के बीच में जिस तरह के वार्तालाप होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी ने अंबेडकर की बातों का जवाब नहीं दिया। अगर आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को देखें तो पॉइंट वाइज तरह से गांधी जी ने भी अंबेडकर जी के जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स थे उनका जवाब दिया, और उन्होंने सलाह भी दी कि आपको इस तरह से और अध्ययन करना चाहिए। और शायद यही एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, जो प्रजातंत्र है उसकी यही एक खूबसूरत वो है
कि किस तरह से अलग अलग डायरेक्शन से विचार आएं और उसके बाद समाज ये निश्चय करे कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ये हम लोग गांधी और अंबेडकर के बीच का जो डिबेट है उसको देखते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कही, वो बेनिगल नरसिंह राव का जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, राइटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत महत्वपूर्ण था। अक्सर हम लोग राव को भूलते हैं, लेकिन अंबेडकर ने हमेशा हर जगह उनके बारे में ये लिखा कि बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग का, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो BN राव को जाना चाहिए। इसके साथ अंबेडकर जी ने एक बात और बहुत ऑनेस्टली स्वीकार करी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अधिकांश जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, तो इन लोगों ने, राजेंद्र प्रसाद जी और पटेल, सरदार पटेल ने, वो विषय जहाँ पर डिस्प्यूट्स थे, जहाँ पर विवाद होते थे, उनमें कॉन्सेंसस जनरेट करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि बहुत सारे ऐसे विषय जो कि संविधान सभा के सामने आए और जिस पे मतैक्य नहीं था, उस मतैक्य को स्थापित करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने, जिसमें वो गांधी की भी बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को उन्होंने निभाया। एक जैसे और बात आई कास्ट सिस्टम की, प्रोफेसर संजय कुमार जी ने कहा, देखिए कोई दुनिया की ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर आज के समय में आप अमेरिका देख लें तो वहाँ पर आज जो 25% वाइट इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो अपने को वहाँ का एक मूल जिसे कहना चाहिए कि मानते हैं कि अमेरिका उनको बिलोंग करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव भी जीतते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर वाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन आपको ज़्यादा कम आज भी मिलेगा। जो वाइट्स हैं उन वर्सेस जो अदर वाइट्स हैं, जो मैक्सिको से आए हैं या और जगह से आए हैं, उनका डिस्क्रिमिनेशन आपको आज भी मिलेगा। कोई भी रिलीजन हो, आप क्रिश्चियनिटी है, आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ की जो चर्चेज हैं, वहाँ पर आपको जो कन्वर्ट्स हैं, फॉरवर्ड कास्ट के जो कन्वर्ट हैं, वो आगे बैठे दिखाई देंगे। जो दलित कन्वर्ट्स हैं वो उनके लिए जो जगह है वो पीछे स्थापित की गई है। मुस्लिम्स में भी इसी तरह से है कि जो लोग कन्वर्ट हुए राजपूतों से, अगर उनका जो विवाह है तो वो उसी जाति में होता है आज भी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगभग हर सोसाइटी में दिखाई देंगी। और इसको रजनी कोठारी जैसे जो विद्वान हैं, जो CSDS के आपके प्रेडिसेसर हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो कास्ट है वो तो एक नेचुरल चीज़ है इंडियन पॉलिटी की, इंडियन सोसाइटी की, जो एक लंबे समय से होता आया है। इसीलिए आप देखें कि तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं वो इसी को आधार मान करके अपनी राजनीति भी करते हैं। और इससे मुझे लगता है कि इस जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पहलू है, वो डिस्क्रिमिनेशन वाला पहलू गलत है और इसको धीरे धीरे करके अब काफ़ी इरेडिकेट हो भी गया है, काफ़ी समय हो भी गया है। अभी किसी ने हम लोग एक बार बात कर रहे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर जगजीवन राम चेयर स्थापित की गई थी, तो उसमें डॉक्टर मीरा कुमार आई थी, जो उनकी सुपुत्री हैं, वो चीफ गेस्ट थी। तो उन्होंने एक समय बताया कि जब बाबू जगजीवन राम पढ़ते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उन्होंने एडमिशन लिया था, बाद में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में चले गए, तो वहाँ पर जो हॉस्टल की मेस होती थी तो उसमें उनको खाना खाने नहीं दिया जाता था। तो उसमें उन्होंने जब मालवीय जी से शिकायत करी तो मालवीय जी ने ये कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ आकर के खाना खाया करिए, आप हमारे घर पे आ जाया करिए और हम दोनों बैठ करके साथ में खाना खाएंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि जगजीवन राम जी ने वहाँ से हट करके प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाना ठीक समझा। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल
आज के भारत में धीरे धीरे करके बहुत खत्म हो गया है या बहुत कम हो गया है। और यही शायद इस देश की खूबसूरती है कि धीरे धीरे करके हम उस कास्टिज्म से या उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की तरफ धीरे धीरे करके और कहीं कहीं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजुडिसेस की बात अभी प्रोफेसर संजय कुमार जी ने कही, तो देखिए प्रेजुडिसेस का मेरा मानना है कि जो स्टीरियोटाइप है या प्रेजुडिसेस का जो आइडिएशनल शैकल्स हैं वो दूर होंगी जब दलित समाज के जो लोग हैं वो और बड़ी संख्या में तेजी से आगे आएंगे, तेजी से उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है वो और मजबूत होगा। जैसे प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं, आप CSDS के डायरेक्टर हैं, बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी को भारत के चुनावों का अध्ययन करना होगा तो वो आपके ही कंधे पे चढ़ के करेगा। Anyone will look at Indian elections from the shoulder of Professor Sanjay Kumar. So this country needs several thousands of Sanjay Kumar to break the ideational shackles कि दलित जो हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। और ये हर जगह है। इंडियन अमेरिकन जब अमेरिका में थे शुरू में 50s में 60s में, तो उनको ट्रीट किया जाता था कि ये जो है ये लेबर हैं या बहुत छोटे से स्किल्ड टाइप के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आज के समय में देखिए इंडियन अमेरिकन के पास अमेरिका में क्या नहीं। तो एक धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन पहले से बहुत ज्यादा आया है और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो विचार है वो टूटेगा और ये माना जाएगा कि हाँ जो दलित है वो उसका परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा होगा या और अच्छा होगा जितना कि किसी अन्य कास्ट के लोगों का होता है। तो ठीक है, धीरे धीरे ये होगा, समाज में परिवर्तन हो रहा है। समाज में बहुत सारी चीज़ों को डिसकंटिन्यू किया गया। सती प्रथा आप लोग जानते हैं, हालांकि उसका इससे संबंध नहीं है, लेकिन सती प्रथा को एक समय यूटिलाइज किया जाता था। बहुत सारे आप शहरों में सती माता के मंदिर पहले देखते थे। आज के समय में सती प्रथा तो उसको करना तो एक अलग बात है, बल्कि उसका महिमा मंडन करना भी अपराध है। तो समाज हमारा परिवर्तनशील है। समाज ने इस बात को समझा है कि जो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, या कास्ट का की वजह से जो एक तबका इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता कि वो आइडिएशनल एक वो है, लोगों के मन में प्रेजुडिसेस हैं कास्ट से रिलेटेड, वो भी धीरे धीरे करके अब खत्म हुई हैं, समाप्त हुई हैं, हो रही हैं। इसी तरह से महिलाओं की स्थिति आप पहले देख लीजिए, आज के समय में देख लीजिए, बड़ा मौलिक परिवर्तन है महिलाओं की स्थिति में। तो ये जो समाज है, भारत का समाज, और यही एक शायद एक डेमोक्रेसी की, एक प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हम परिवर्तन की तरफ, हम हमेशा एक प्रोग्रेसिव चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबको समान अधिकार, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात है, लिबर्टी की जो बात है, वो स्थापित हो रही है और तेज़ी से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपने संविधान के निर्माता और मेरे अपने लिए वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर्स डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत आप सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं अपनी तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूं। और आज के समय में वी नीड थाउजेंड्स ऑफ अम्बेडकर इन दिस कंट्री, ताकि हम अपनी कंट्री को, अपने देश को और तेज़ी से आगे ले जा सकें। मैं सुनील महावर जी की टीम को फिर से एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की। धन्यवाद। हम माननीय कुलपति महोदय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और अंबेडकर के योगदान को समझने के लिए दृष्टिकोण प्रदान किए। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार।
कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर है। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी को, जो इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। सर, आपका स्वागत। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के तत्वाधान में आयोजित आज के इस जो भारत के महामानव जिनको कहना चाहिए और जिनको किसी जाति के परिधि में रख के हम नहीं देख सकते, ऐसे एक विशाल व्यक्तित्व, एक महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर ने केवल इस कार्यक्रम के लिए पूरा हम लोग का मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि समय समय पर जब भी कभी ऐसा अवसर आया, सर ने चाहे अम्बेडकर से जुड़ी हुई पुस्तकों का क्रय करने का निर्देश हो, अम्बेडकर चेयर की बात हो, या फिर उसको जितना हम लोग बड़े फलक पे कर सकते हैं, इस बार सर ने हम सबका मार्गदर्शन किया। सर समय निकाल के पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। हम सभी ने भारतवर्ष के एक से एक विद्वानों को अभी सुना है, उनके विचारों से हम सभी आप्यायित हुए हैं। एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में मेरी जो अपनी कुछ जिज्ञासाएं हैं, वो मैं 1-2 मिनट में चाहता हूँ कि इस मंच से मैं साझा करूँ। जब हम अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अम्बेडकर को एक अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के पुरोधा के रूप में देखने लगते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकर का पूरा जीवन, आदरणीय संजय सर ने कहा कि अम्बेडकर अपने जीवन काल में जितने प्रासंगिक थे उतने ही प्रासंगिक आज हैं, और फिर भविष्य में भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। और वो इसलिए रहेंगे कि उन्होंने जिन विचारों की बात की, जिस समानता की बात की, जिस करुणा की बात की, जिस स्वतंत्रता और शिक्षा की बात की, वो मानव के शाश्वत सत्य मूल्यों के ऊपर हैं। एक सभ्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि जिस समाज में जाति व्यवस्था और डिस्क्रिमिनेशन की बात हो सकती है, वो कभी किसी समाज की स्वीकृति नहीं हो सकती है, केवल विकृति हो सकती है। मैं सोच रहा था कि आखिर वही समाज था जिसने, जब भारत के संविधान के निर्माण की बात हुई, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सबसे आगे रखा। ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन के रूप में संविधान हमारी आकांक्षाओं का दर्पण है। हमारा शासन कैसे चले, हमारी व्यवस्था कैसे चले, हम किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाएं, इसका पूरा दर्पण, हमारी पूरी आकांक्षा का प्रतिरूप हमारा संविधान है। और उसके लिए हमारे उसी व्यवस्था ने, हमारे उसी समाज ने, हमारे उसी राजनीतिक उस पूरी संकल्पनाओं को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता के रूप में आगे आते हैं। तो हमें अपने समाज को समझना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, या जो चीज़ें आज समाज में आज भी कहीं यदि इस तरह की बातें हैं, तो कैसे एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में हम समाज में आगे बढ़कर उसको कैसे समाप्त करें, ये बिल्कुल एक सभ्य समाज में इसको कभी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे प्रोफेसर संजय सर को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपके विचारों से हम सभी आप्यायित हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इसी मिट्टी के सपूत जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में अध्यापन कर रहे हैं, आप बिहार से जुड़े हुए हैं, और जब चंपारण, छपरा, सिवान एक ही हुआ करता था, तो आप इसी मिट्टी के हैं। मैं सर आपका अभिनंदन भी करता हूं और आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। हमारे यहाँ प्रोफेसर SP शाही साहब जो मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, आप आए और सर के विचारों से हम सभी बहुत ही संवेदित हुए हैं। और सर ने कुछ ऐसे मौलिक बातों को उठाया है कि बिल्कुल एक सभ्य समाज के रूप में हमें उस पर विचार करना ही होगा, और अगर हम उन सब बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक स्वर्णिम राष्ट्र का, एक स्वर्णिम भारत का, एक सभ्य समाज का निर्माण करने में सफल हो पाएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर TR केम साहब, आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रहे हैं,
आप हमारे बीच आए हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से आपके प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस पूरी संगोष्ठी को एक पूर्णता प्रदान करने में हमारे सामाजिक विज्ञान के संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील महावर जी ने जिस प्रकार से पूरी तत्परता दिखाई है और जिस प्रकार से इस प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है, यह संगोष्ठी इतने कम समय में आयोजित कर पाना इतना आसान नहीं था। मैं प्रोफेसर सुनील महावर जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में प्रोफेसर रंजीत कुमार चौधरी जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर सपना सुगंधा जी, डॉक्टर नरेंद्र आर्या जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर आशा मीना जी ने बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। मैं आप सबके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हूँ अपने विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, जिन लोगों ने पिछले 2-2.5 घंटे से न सिर्फ इस सभागार में अम्बेडकर के विचारों को सुना है, अम्बेडकर किस प्रकार से हमारे राष्ट्र के पुरोधा हैं और एक विकसित भारत की संकल्पना में अम्बेडकर का क्या अवदान हो सकता है, उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाकर हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, ये सब जवाबदेही आपके ऊपर है। ये समाज में एक नया मूल्य, एक नई दिशा आपको देनी है। मैं आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी शोधार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के तमाम आदरणीय शिक्षकगण, अधिष्ठातागण, अध्यक्षगण उपस्थित हैं। मैं आप सबके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। हमें 5 मिनट के लिए टी ब्रेक मिला है। उसके बाद मेरा सभी से अनुरोध है कि सभागार में उपस्थित रहेंगे। आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।